Hello everyone, welcome to GV Foundation in Union Batch. It's a rapid revision relevant to the biology and biology में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं सेल। तो पहले ऑलरेडी हमने मैन बैच में ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रैपिड रिवीजन में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या हमें स्टडी करना है, वो सारा डिस्कस करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, और रिलेट करता है बायोलॉजी। सबसे पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं क्या क्या टॉपिक है जिसे हमें यहाँ समझना है, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। टॉपिक का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये टॉपिक है हमारा। क्या कह रहा है यहाँ पे, सेल एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चरल और कैसी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। तो स्ट्रक्चर वाइज भी यहाँ पढ़ना है और फंक्शन वाइज भी पढ़ाना है, ठीक है आपको। सेल वॉज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। और ये बात भी बहुत अच्छे से आपको जाननी चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी, डेड सेल, ओके। और लिविंग की किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी, ओके। नंबर ऑफ सेल कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो जो नंबर ऑफ टिश्यूज होते हैं एक साथ काम करते हैं डियर स्टूडेंट। जब एक सेल से ज्यादा नंबर ऑफ सेल एक साथ काम करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या कहते हैं, जैसे आपको अगर मैं कहूं कार्डियक मसल, क्या बोला मैंने, कार्डियक मसल मीन्स आप ये बात करना चाहते हैं कि हार्ट जो है उसमें जो ग्रुप ऑफ सेल काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल, तो उसे हमने क्या कह दिया, टिश्यू। क्या कह दिया डियर, टिश्यू, ठीक है। इसके आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ सेल को डिस्कस कर लेते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसा है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। पूरा पार्टिसिपेट करेंगे 100%, ठीक है, तो आपको 100% लर्निंग ऑब्टेन होगा। ये एक तरीके से स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, हमारे बॉडी का, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज केपेबल ऑफ, जो केपेबल है अकेले एग्जिस्टेंस कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे, एंड इज एबल टू परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और ये एबल है कौन से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जरूरत है, जिन फंक्शंस की जरूरत है डियर स्टूडेंट एक बॉडी के लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेल। कौन करता है डियर, सेल, ओके। द हिस्ट्री ऑफ सेल साइंस बिगिन 1665 विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ थीन सेक्शन ऑफ बॉटल कॉक बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ये जो सेल की हिस्ट्री शुरू होती है वो 1665 से होती है, जिसमें एक कॉर्क में क्या दिखते हैं डियर स्टूडेंट, डेड सेल को ऑब्जर्व करते हैं। कौन ऑब्जर्व करते हैं, रॉबर्ट हुक। कौन ऑब्जर्व करते हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1838 में, जस्ट कितने 150 ईयर्स आफ्टर, यहां कौन आते हैं, शेल्टन, और कौन आते हैं डियर स्टूडेंट, श्वान। एक प्रपोज करते हैं बेसिक थ्योरी, ठीक है। 1858 अनदर साइंटिस्ट जिसे हम क्या कहते हैं, विर्चो, अगेन कुछ एडिशन बताते हैं सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आप सीधा आंसर देंगे शेल्टन और स्वान, ठीक है। कौन है, शेल्टन और स्वान। इस मॉडर्न थ्योरी में कुछ एडिशन किए, वो किसने किए थे, विर्चो। किसने किए थे, विर्चो। यहां तक को डाउट किसी को आया समझ में सभी को, ओके। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी की क्या पॉस्टुलेट्स है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि एक अच्छे से दिमाग में आपके ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। द पॉस्टुलेट्स ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी। तो पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहते हैं इसे, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे दुनिया ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी होती है। अब देखेंगे, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है, सेल होता है। सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसका कैसा फंक्शन है, ये बताओ, सेल कैसा फंक्शन है डियर स्टूडेंट, यूनिट है डियर स्टूडेंट। क्या है ये, यूनिट। इसके अलावा बात करें, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो सेल की एग्जिस्टेंस है वो किससे है डियर, प्री एग्जिस्टिंग सेल से इसकी एग्जिस्टेंस है। कहीं ना कहीं आप आगे जाके जब पढ़ेंगे तो एमिनो एसिड की प्रेजेंस पढ़ेंगे। एक सेल किसका बना होता है, एमिनो एसिड का बना होता है, जिसमें कौन होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। सेल्स वेरी इन नंबर। सेल्स का जो नंबर है वो वेरी होता है और डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे
सिंगल सेल में कौन है, अमीबा है, और कुछ सेल किस में होते हैं, स्पाइरोगायरा, और मल्टी सेल की बात करें तो कौन आ जाएगा, ह्यूमन बींग आ जाए। तो ये वेरी करते हैं किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अगर आप कहें बैक्टीरिया एक सबसे कैसा है, स्मॉलेस्ट, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है, ठीक है, तो आप आंसर देंगे सर किसके पास है, बैक्टीरिया के पास कैसे सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। और बात करें नर्व सेल्स, किसकी बात करते हैं, नर्व सेल्स, तो आप ध्यान सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है डियर, नर्व सेल्स, लॉन्गेस्ट नर्व, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ओके। द ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ओके। दे वेरी इन शेप, एग्जाम्पल कॉलमनार, एपिथेलियल सेल्स, जो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, टिश्यू में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, टिश्यू में। बहुत डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीजों को, लेकिन जो चीजें आप में आपके जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है उसको ध्यान रखना है। चाहे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम बैठोगे वहां पे भी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट सेल किसमें मिलता है, या स्मॉलेस्ट सेल कौन है, बैक्टीरिया, कौन है डियर स्टूडेंट। और अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट कौन है, नर्व सेल, और लार्जेस्ट कौन है, ऑस्ट्रिच एग, वेरी गुड, क्या बात, ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट, ठीक है। तीन चीजें अच्छे से याद रखनी है, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ की बात कर रहा है, और लार्जेस्ट का मतलब शेप और साइज में बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा अगर शेप और साइज में बात करें लार्जेस्ट, तो वो कौन है, ऑस्ट्रिच एग। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, बैक्टीरिया। और अगर बात करें लेंथ वाइज, ठीक है, लॉन्गेस्ट, तो क्या बोलेंगे आप, नर्व सेल्स। दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड, आई होप सो। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि सेल का फंक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो बेसिकली शुरू करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। किससे शुरू करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कहने का मतलब आज अगर हम जितनी भी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सर्वाइव कर रहे हैं तो उसका मेन रीजन कौन है, रेस्पिरेशन। कौन है डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग में क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेलिंग में बाहर क्या फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या मीनिंग है इसका, एक प्रोसेस है जिसमें फूड क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, बताओ, कौन रिलीज करता है, फूड। क्या रिलीज करता है, एनर्जी। कहां करता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ द, बात समझ में आई डियर स्टूडेंट, द पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वहां पर। क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में फूड जो है वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। कहां करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। बात समझ में आ गई, ओके। इसके आगे बात करें, एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द फूड एंड बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो क्या करता है सेल, इसमें बहुत सारे सेल क्या करेंगे, ग्लूकोज को, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, फूड से एब्जॉर्ब करेंगे, और बर्न कर देंगे, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी। पूरा समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो सिंपल भाषा में आप आंसर दे सकते हैं कि सर जब एक फूड क्या दे डियर स्टूडेंट, एनर्जी को रिलीज करे। एनर्जी को क्या करे, रिलीज करे। कहां पे करे, माइटोकॉन्ड्रिया में करे। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब एनर्जी मिलती कैसे है, तो जो सेल्स है वो ग्लूकोज को तो क्या करेंगे, और सर रिलीज क्या करेंगे, कैसे रिलीज करेंगे, बर्न कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करके, प्रोड्यूस करके एनर्जी। और ये एनर्जी किस में प्रोड्यूस होती है, एटीपी में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के अंदर ये एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो अब पहले तो बोला फंक्शन, और दूसरा क्या गया, स्ट्रक्चर आ गया। तो आप सभी को बेसिक आइडिया जब मैंने मेन बेस में पढ़ाया था कि जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो टाइप के यहाँ ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, एक मिलेगा प्रोकैरियोटिक और दूसरा मिलेगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम कह सकते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, कैसा है, ठीक है, और यूकैरियोटिक को क्या कह सकते हैं, बोलो, एडवांस ऑर्गेनिज्म। क्या कह सकते हैं, एडवांस, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, और उसमें भी क्या है, मॉडिफिकेशन है, और ट्रू न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में, और एब्सेंट किस में होगा, बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को। अगर आपसे सीधा मैं क्वेश्चन करूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स। किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स। और कौन से किस में एब्सेंट होगा, ये न्यूक्लियोलस, प्रोकैरियोट्स।
याद रहेगा सभी को? इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर आप रिवाइज करेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि बायोलॉजी ओनली जस्ट ऑन द बेस ऑफ मेमोराइजेशन. इफ यू हैव अ गुड मेमोरी एंड द मल्टीपल रिवीजन, यू आर गुड एट बायोलॉजी. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला कौन है? प्रोकैरियोटिक. दूसरा कौन है? यूकैरियोटिक सेल. तो दो टाइप के यहाँ सेल आप समझेंगे. पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो सेल है वो कौन सा है? यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं एक तरीके से कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं एंड इनके पास लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. मीन्स ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है. किसमें एब्सेंट होता है? हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए. किसमें एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक. और यूकैरियोटिक सेल आर द मोर एडवांस एंड हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. एक तो एडवांस भी होते हैं और वेल डिफाइंड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? इसके आगे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं. सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. किसमें? यूकैरियोटिक सेल. थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप मेन बैच में इसको कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर पूरा फोकस आपका होना चाहिए. सेल स्ट्रक्चर किसमें बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल में मोस्ट वेल डिफाइंड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है. इसका मतलब यहां यूं कह सकते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, दिस सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन. ये जो सेल होते हैं उनके पास खुद की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होता है. और साथ साथ में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है, एंड द न्यूक्लियस हैज इट्स ओन मेम्ब्रेन और उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो पहला तो ये समझिए, इन यहां पे जो भी सेल होंगे किसमें? यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में हम कह सकते हैं कि यहां इनके पास सेल के पास अपनी खुद की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. दूसरा क्या कह सकते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं. तीसरा हम क्या कह सकते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. यस और नो? और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास खुद का क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है, जिसे हम क्या कहेंगे आगे जाके? न्यूक्लियोलस. ठीक है, बहुत अच्छे से समझना चीजों को. अगर आप समझ गए, ठीक है, तो मल्टीपल रिवीजन में आराम से दिमाग में सेट हो जाएगा. चलिए बात करते हैं पहला सेल मेम्ब्रेन, जो हमने यहां शुरू किया कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास खुद का क्या होता है? सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है. इसे अच्छे से समझ लेते हैं ताकि चीजें हमें क्लियर हो जाए. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में बैठाते हैं और समझते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं किसी भी सेल का क्या है? ये आउटर कवरिंग ऑफ सेल है. आउटर कवरिंग ऑफ सेल. और दूसरा ये किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है. फॉस्फोलिपिड कैसा मेम्ब्रेन है? बाई लेयर मेम्ब्रेन है. और एक सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. तो बार बार मैं इसके ऊपर फोकस भी किया था. सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का मतलब ये है, ये कोई भी फॉरेन मटेरियल जो भी आएगा अंदर सेल के अंदर, तो उसे चेक करके ही अलाउ करेगा कि क्या ये एलिजिबल है या नहीं है उस सेल के अंदर जाने में, क्या ये सेल को डैमेज तो नहीं करेगा. ये सारा चेक करके किसी मटेरियल को अलाउ करना ही क्या कहलाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर कहलाता है. ठीक है. लास्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय फ्लूइड मोसेक मॉडल. अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए. किसी भी सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोसेक मॉडल. तो आपसे आज के बाद कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल के पास अपनी खुद की सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको किस मॉडल ने बेस्ट डिस्क्राइब किया था? तो कौन सा था? फ्लूइड मोसेक मॉडल. बिल्कुल ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, याद रहेगा सभी को ये. तो वापस देख लो, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवर है किसका? सेल का. कौन से सेल का? यूकैरियोटिक सेल का. फिर हमने देखा ये किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, मतलब फॉस्फोरस है. डियर स्टूडेंट, योर लिपिड्स है. लिपिड्स का मतलब कौन है? प्रोटीन्स. कौन है? प्रोटीन्स का बना हुआ है. सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका. और लास्ट याद रखना, सेल मेम्ब्रेन को सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब किया तो उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोसेक मॉडल. चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं. अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है? डिफ्यूजन. क्या नाम है डियर? तो ये डिफ्यूजन क्या होता है उसको भी अच्छे से आप समझ लीजिए. अगर मैं यहाँ डिफ्यूजन को डिस्कस करूं तो मैं कह सकता हूं मोमेंट है किसका? मॉलिक्यूल्स का. कहां से? अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. उसी को हम क्या कहते हैं?
डिफ्यूजन कहते हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। आई बात समझ में? ये ठीक है। इसके अलावा बात करें ऑस्मोसिस इन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये ऑस्मोसिस किस में होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। देखिएगा, ऑस्मोसिस एक तरीके से मूवमेंट है किसका? वाटर का। किसके अक्रॉस? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ऑस्मोसिस एक तरीके से हम कह सकते हैं सेलेक्टिव प्रोसेस है, सिंस द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। तो आपको पहले बोल चुका हूं मैं कि यहां मेम्ब्रेन सभी मटेरियल को पास नहीं करवाता है, अलाउ ही नहीं करता है किसके अंदर एंटर होने में? सेल के अंदर एंटर होने में, क्योंकि वो यहां पे चेक करता है कि वास्तव में ये सेल के लिए क्या है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है या उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर वो सूटेबल नहीं है तो उसको ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। एंड वाटर इज यूजुअली द ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। तो यहां एक वाटर है जो फ्री फ्लो कर सकता है, किसमें? सेल में आ भी सकता है और सेल से बाहर जा भी सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले अगर आपको कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? तो आप कहेंगे मूवमेंट ऑफ क्या होता है? वाटर किसके अक्रॉस होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आपसे ये पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन को एंटर भी कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन से वापस बाहर भी आ सकता है, ऐसा कौन है जो फ्री है, अलाउड है उसको? वो कौन है? वाटर। कौन है? वाटर। बाकी सबको क्या करेगा? ये चेक करेगा, चेक करने के बाद ही देखेगा ये सूटेबल है या नहीं है, तो इसको क्या करेगा? ये अलाउ करेगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब 3 टाइप के सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं जो ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम यहाँ पे यूज करते हैं। पहला कौन है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, देखो रिवीजन है तो पूरा ध्यान होना चाहिए और कोशिश पूरी होनी चाहिए कि भाई यहीं के यहीं हमें याद हो जाए, और दोबारा अगर रिपीट करें तो परमानेंट सेट हो जाए हमारे ब्रेन में। तो सबसे पहले देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना, दोज विच हैव द सेम सॉल्यूट एंड pH concentration as the surrounding body fluid or the cytoplasm। अब ये क्या कह रहा है, एक सिंपल भाषा में समझिए, ये कह रहा है कि सॉल्यूट सेम होना चाहिए और साथ साथ में उसकी pH कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए? सेम। और किसके बराबर? सराउंडिंग जो बॉडी फ्लूइड है, या किसके बारे में बात कर रहा है? ये साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है या मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे डियर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसो का मतलब ये समथिंग इज इन बैलेंस कंडीशन। तो समथिंग इज इन बैलेंस कंडीशन में क्या है? हमारे पास वो सॉल्यूशन हो जिसमें सॉल्यूट कैसे होने चाहिए? सेम। कैसे होने चाहिए? सेम। एंड उनका पीएच कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए? जैसा सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड है, या कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का। ठीक है, दूसरा टॉपिक है जिसका नाम क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? ये कंटेन करता है लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? सॉल्यूट की, कंपेयर टू किसके कंपेयर में? सराउंडिंग फ्लूइड। यहां पे भी सराउंडिंग फ्लूइड था। ठीक है, कैन फोर्स द सेल टू रप्चर ड्यू टू एक्सेस इनपुट ऑफ वाटर इनटू द सेल। कहने का मतलब यह है कि यहां जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम रहेगी। किसके कंपेयर में कम रहेगी? सराउंडिंग फ्लूइड के कंपेयर में कम रहेगी। एंड कैन फोर्स द सेल, और वो फोर्स करेगा किसको? सेल को, ताकि वो क्या कर सके? रप्चर कर सके जो एक्सेस इनपुट ऑफ वाटर आ गया है किसके अंदर? सेल के अंदर। उससे या उस टाइप का सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल भाषा में कहें कि जब सॉल्यूट और उसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग फ्लूइड के बराबर हो जाए तो वो आइसोटोनिक है। अगर वो कम हो जाए किसी सराउंडिंग फ्लूइड से और किसको बाहर निकाल दे, एक्स्ट्रा जो वाटर है किसके अंदर पानी आ गया है, सेल के अंदर आ गया है डियर स्टूडेंट, उसको क्या कर दे? बाहर कर दे। उस कंडीशन में जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। एंड द लास्ट वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये कह सकते हैं कि यहां कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट की है वो ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ज्यादा। किसके कंपेयर में ज्यादा रहेगी? सराउंडिंग फ्लूइड, एंड दस पुश वाटर आउट ऑफ सेल, और इसको क्या कर देगा? श्रिंक कर देगा। क्या कर देगा? श्रिंक। अब यहां कहीं ऐसा नहीं बोला है कि एक्सेस को बाहर करेगा, ये कह रहा है वाटर को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है, पिचक जाना। जैसे स्माइली बॉल को आप दबाते ना, पूरी पिचक जाती नहीं? पिचक जाती है। वो सिचुएशन हो जाएगी किसकी? यहां पर सेल की। किसकी डियर स्टूडेंट? सेल। तो यहां सोल्यूशन 3 पढ़े हमने, तीनों का कंपेयर हमने किससे किया? सराउंडिंग फ्लूइड से किया। पहले वाला क्या कह रहा है? सराउंडिंग फ्लूइड का जो पीएच कॉन्सेंट्रेशन है
सेम टू सेम कॉन्सेंट्रेशन किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यस और नो। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमने कहा कि जो सॉल्यूट है वो क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, लेस कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, किसके कंपेयर में डियर स्टूडेंट, सराउंडिंग फ्लूइड, और एक्सेस ऑफ वाटर जो है सेल के अंदर उसको क्या कर देगा, फेंक देगा डियर स्टूडेंट, और क्या कर देगा, रप्चर आउट, मतलब फेंक देगा बाहर। फिर तीसरा कौन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन है डियर, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, ये कहता है कि जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, सराउंडिंग फ्लूइड के कंपेयर में, और जो वाटर है उसको क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा, और जो सेल है उसको क्या कर देगा, श्रिंक। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट किसी को, श्योर, कंफर्म, ठीक। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसके डिस्कस करेंगे हम, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल्स इन प्लांट्स, ठीक है। अब देखो चीजें अगर अच्छे से समझेंगे तो काफी चीजें यहीं क्लियर हो जाएगी। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें नहीं समझ में आए तो जस्ट यू कैन आस्क मी। मैंने कहा बी रियल विथ योर सेल्फ, डोंट बी द फेक पर्सनालिटी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एनीवन। इफ यू आर अ रियल, God will always support you and no one can stop you from your rights and as well as success. See, types of किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सेल वॉल की बात कर रहे हैं। और सेल वॉल भी किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है एनिमल में तो कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। यस और नो। चलिए प्लांट्स में सेल वॉल की बात करते हैं। प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल किसके अंदर होगी, किसमें होगी डियर स्टूडेंट, प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगी। लेकिन जो एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल में क्या होगी, ये एब्सेंट होगी, मतलब सेल वॉल नहीं है। तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये जो सेल वॉल है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कैसा सेल है, प्लांट सेल। और सेल वॉल जहां पे नहीं होगी तो आप देख के बोल देंगे ये कौन सा है, एनिमल सेल है। तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा, ठीक है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, ओके। आगे बढ़े क्या, रोहित सोच रहा है क्या कुछ, कैसे होगा, कहाँ घूमेंगे, वो कब आएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा है, सपने तो आ रहे हैं लग रहा है मुझे, ठीक है, ऐसा नहीं है भिलवाड़ा शादी में गए थे वहाँ कुछ, हाँ हाँ, इस्माइल तो देखो यार, कत्ले आम वाला स्टाइल आ रहा है, ठीक है। मैं जोशी को शेयर किया, वो कुछ बताया इसने जो हुआ वो, यार तू दोस्त है कि पजामा है उसका, है, बता नहीं रोहित तुमने उसको जो तुम्हारा हुआ वो, कुछ नहीं हुआ, बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था कि तुम वो हो। चलिए खैर, सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। किसकी बात करते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, जो फॉलो होती है किससे, पिंचिंग ऑफ फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। पिंचिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, कभी चुंकी भरी है किसी को, अरे यस और, अरे यार हारी तो एक्सपर्ट है इस मामले में, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं पता नहीं, है ना, लेवल है बंदे का। और ये आपको कॉमनली कहाँ पे दिखने मिलेगा, अमीबा के अंदर दिखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एंडोसाइटोसिस। कब, जब एक अमीबा अपने प्रे को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। प्रे तो समझते हो आप, भगवान को प्रार्थना नहीं करनी है, शिकार करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, शिकार, ठीक है, PREY। प्रे का मतलब यहाँ क्या है, शिकार, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। कौन करेगा, अमीबा, हारित नहीं। यदि यूं मत की तरह सर अमीबा और हारित एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि मैंने भी आज तक अमीबा देखा नहीं है। उसको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से तो जरूर देखा है, लेकिन ऐसे नहीं देख सकते हम, ठीक है। अब हारित कहेगा सर मेरे जैसा कैसे, हो सकता है तुम्हारे, तुम पूर्वज हो उनके, सबसे पहले तुम आए, फिर तुम्हारे अमीबा आते रहे आते रहे आते रहे, और फिर भगवान ने कहा चल जा, तेरे को इंसानों का जन्म दे दिया मैंने, है ना। फिर हारित खुश हो गया, क्या बात है, मुझे इंसान बना दिया।
क्या कहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये समझ में आ गया सभी को। इसके बाद है न्यूक्लियस इन सेल्स। तो न्यूक्लियस एक तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल। कैसी यूनिट है ये? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब सारे कंट्रोल कहां से है? सेंटर से। कहां से है? सेंटर से। और सेंटर से अगर कंट्रोल है तो उसको हम एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में शॉर्ट में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। एक तरीके से इसे कह सकते हैं कैसा मेम्ब्रेन है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल फॉर इनहेरिटेंस कंसिस्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन थोड़ी देर के लिए धार्मिक को क्या बना देते हैं? प्लांट। क्या बना देते हैं? तो याद रखना, अगर धार्मिक प्लांट बन जाता है तो जितने भी धर्म वाले लोग हैं वो सारे उसके चारों तरफ क्या करेंगे? परिक्रमा। क्या करेंगे? परिक्रमा। और क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? धार्मिक का न्यूक्लियस कहाँ है? अरे यस और नो। और जैसे ही न्यूक्लियस धार्मिक का मिल जाएंगे वो उसको निकाल के कहाँ ले जाएंगे? घर पे। कहाँ ले जाएंगे? घर पे। और घर पे भी आंगन में क्या कर देंगे? वो निकाल के डाल देंगे, ताकि इसके न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है कि भाई धार्मिक ने इसको कैसे पैदा किया। यस और नो। सारी इंफॉर्मेशन उसमें क्या है? स्टोर है। क्या है डियर स्टूडेंट? स्टोर है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, मजाक इसलिए करो तो कि थोड़ा सा समझ में आया अच्छे से, है ना। पहले क्लियर हो गया। न्यूक्लियस इन सेल एक तरीके से कैसी यूनिट है ये? प्रोसेसिंग यूनिट है। कैसी यूनिट है ये? प्रोसेसिंग। मेरे जोशी आ रहा है क्या? तुम्हारा प्रोसेस हो गया? नहीं हुआ ये तो तुम आए कैसे दुनिया में? प्रोसेसिंग हुई नहीं हुई तुम्हारी? नहीं हुई? हो गई? क्या प्रूफ? क्या प्रूफ है आपके पास? अब कह तो मैं खुद ही प्रूफ हूं। क्या बात है, क्या ग्रेट आंसर, बढ़िया, लाजवाब चलिए, क्या है न्यूक्लियस? क्या बताऊं मुझे? प्रोसेसिंग यूनिट है। किसी भी सेल का कौन सा यूनिट है ये? प्रोसेसिंग। और ये कह रहा है कि ये कैसा मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो क्या कंसिस्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल। अगर आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाए किसी प्लांट का जेनेटिक मटेरियल कहां पर मिलेगा, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस। यस और नो? याद रहेगा सभी को? ओके। इसके बाद बात आती है क्रोमोसोम्स। किसकी बात आती है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक तरीके से क्या है? ग्रोथ फेज ऑफ द सेल। किसी भी सेल का कौन सा फेज है ये? ग्रोथ फेज है। और इसमें क्या मिलेगा आपको? क्रोमैटिन condenses into a much thicker structure. This is called chromosomes. Chromosomes कहाँ मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल में। ध्यान रखना, क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? आपके कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना, पास कर देना। ये काम किसका होता है? याद रहेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसके आगे है आपका क्रोमैटिन, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ध्यान रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन। तो एक तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल जैसा पतला सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और विच सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये खुद ही क्या होता है सर? जेनेटिक मटेरियल होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल का। और किसका बना होता है ये? डीएनए का बना होता है। और डीएनए के साथ कौन होता है? प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं। तो डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलो, D4 डीऑक्सी राइबो, फिर N4 न्यूक्लिक एसिड। याद रहेगा डियर? ओके। द डीएनए कंटेन द हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये डीएनए है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी कौन सी इंफॉर्मेशन है? हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर है। हेरेडिटरी का मतलब पैरेंटियल जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पर है सर? डीएनए के अंदर। तो डीएनए कहां पर बताइए? डीएनए कहां मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट? जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल कहां मिलेगा? किस तरीके से मिलेगा? क्रोमैटिन में मिलेगा। क्रोमैटिन कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उसको स्टोरेज की फॉर्म में क्रोमोसोम्स रहेगा उसके साथ साथ। और ये सारा का सारा स्टोरेज कहां मिलेगा आपको? यहां तक कोई समस्या किसी को आया समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। किसकी बात कर लेते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छे से समझना, क्योंकि डिटेलिंग कल हम पढ़ने वाले, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल। तो जो सेल के अंदर आपको फ्लूइड मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, ये हमें क्या देता है? किसी भी सेल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर देता है, ठीक है। एंड हाउसेस डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। तो स्ट्रक्चर का जो शेप और साइज आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता है ये? फ्लूइड होता है। किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है।
ऑर्गेनल्स क्या होते हैं सर? ये भी एक स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ द सेल, और जो हेल्प करता है, दैट हेल्प इन सेवरल फंक्शन ऑफ द सेल। तो ये ऑर्गेनल्स बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सेंटर। और सेंटर में कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई सभी को? डाउट? श्योर? इसके आगे देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके से क्या है? जस्ट लाइक अ सेल ऑर्गेनल दैट प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको फाइंड आउट करता है और उसको एनालिसिस करता है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन है, कैसी इंफॉर्मेशन है, किसके रिलेटेड? उस पर्टिकुलर प्लांट के रिलेटेड। तो वो काम कौन करेगा? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां दो टाइप के मिलेंगे आपको, रफ ईआर मिलेगा और क्या मिलेगा आपको? स्मूथ ईआर मिलेगा। तो याद रखना, जहां पर भी रफ की बात करें वहां राइबोसोम प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा? राइबोसोम। अगर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, उसे क्या कहेंगे? RER। क्या कहेंगे? RER। द राइबोसोम किसका बना होता है? ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और इसके साथ साथ कौन होगा? प्रोटीन्स का बना होता है। और दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। द रफ ER is also involved in the modification and folding of proteins। बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला तो आप ये समझ पाए कि रफ ER कहते किसको हैं। तो हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सीधा सीधा से एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सर फिर राइबोसोम बना किसका होता है? तो राइबोसोम बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। सर इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है? रफ ER इन्वॉल्व होता है किसमें? मॉडिफिकेशन और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को फोल्ड का करने का मतलब क्या है? प्रोटीन को क्या कर देना डियर स्टूडेंट? एक परफेक्ट फॉर्म में स्टोर कर देना। और दूसरा क्या काम है इसका? मॉडिफिकेशन, मतलब उसके अंदर क्या लेके आना? चेंज लेके आना, ताकि नई जो ऑर्गेनिज्म आएगी उसमें थोड़े से क्या है? चेंज है, ताकि वो एनवायरमेंट में क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। क्या कर सके? सर्वाइव। इसके आगे आता है स्मूथ ER। क्या आता है? स्मूथ ER। स्मूथ ER क्या है सर? यहां कोई भी आपको राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा और ये किसी भी प्रोटीन का क्या नहीं करता? मॉडिफिकेशन नहीं करता, फोल्डिंग नहीं करता, और उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस नहीं करता। They however involve in the lipid metabolism and detoxifying poisonous molecule। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जो स्मूथ RER है, सॉरी स्मूथ ER है, ठीक है, SER बोलते हैं जिसको, इसका काम क्या है? जो पॉइजनस सब्सटेंस आए हैं, ठीक है, प्लांट बॉडी के अंदर, उसको क्या कर देना? डिटॉक्सिफाई करना, और साथ साथ में किस में पार्टिसिपेट कराना? लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये क्या हो जाता है? इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहां कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट किसी को आ रहा है समझ में जो पढ़ा रहे हो? ठीक है, अब गोल्जी ऑपरेटर्स वगैरह हम कल की क्लास में समझेंगे। इससे आगे आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से रिवाइज करिए घर पे। आपका दिन शुभ रहे।